तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास से शुरुआत करते हैं। हम लोग देख रहे थे यूपी एससी पीटी स्पेशल 2024 के लिए। और हम लोग समझ रहे थे कि जो पिछले 14 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2023 तक जो प्रीलिम्स हुआ है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं कि नहीं। यानी अगर किसी भी एग्जाम को समझना, यूपीएससी की बात करें तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें हमने एपिसोड फर्स्ट में जो है 2011 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज है एपिसोड 2। इसके पहले सबसे पहले आज सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा ज्योग्राफी का प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो उसमें लिखा गया है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसमें क्या, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, भारत की और विश्व की। ये ज्योग्राफी सेक्शन केवल आपके जो है पीटी के लिए नहीं बल्कि मेंस के लिए, इसके अलावा अगर आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, सभी की सभी के लिए बराबर इम्पॉर्टेंट है। आपकी अवधारणाओं की समझ ही, ठीक है, भूगोल की समझ ही आपको इसमें बेहतर जो है समझ उपलब्ध करवा सकती है। एक बात और हमेशा से मेरा मानना है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी की बात करें हम लोग, तो वो आपको नहीं समझेगी कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। आपको यूपीएससी को समझना पड़ेगा। ठीक है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ ट्रेडिशनल बुक से काम नहीं चलेगा। ठीक है। आप अपना दिमाग खोल कर रखिए, जो घटनाएं घट रही हैं उनको देखते रहिए। ठीक है। और यूपीएससी की खासियत ये है कि आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो प्रश्न को गलत होना तय है। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए तो बेसिक बुक ज़रूरी है, ताकि आपकी बेसिक ज्ञान हो, जो क्वेश्चन आए अप्लाइड उसको जो है आप सॉल्व कर सकें। और ये कैसे पता लगेगा, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आगे आपको पता लगेगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देते हैं जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान से। ऐसे सेक्शन वाइज हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन से पूछा है, जब आप हिमालय में यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में देखेंगे। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या देखेंगे हिमालय की यात्रा करते वक्त? गहरी घाटियाँ, यू टर्न नदी मार्ग, 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं, 4 तीव्र ढाल वाले भूस्खलन के कारण बनती हैं। आपको बताना उपरोक्त में से किसे हिमालय के युवा वलित पर्वत होने का प्रमाण कहा जाता है, यानी न्यू फोल्ड माउंटेन होने का प्रमाण कहा जाता है। यानी अगर कोई भी रेंज जो है अगर न्यू फोल्ड माउंटेन है तो उसका जो है इन चारों में से जो है क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें तो यू टर्न नदी मार्ग। आपको पता है कि सिंटेक्सियल बैंड से जो है ब्रह्मपुत्रा नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, यू टर्न लेंगे। दूसरा आप देखेंगे तो जो सिंधु नदी है वो जम्मू कश्मीर से आप देखेंगे पाकिस्तान में जाएंगे तो वो भी यू टर्न लेके जाती है। तो सबसे पहली बात, जो भी न्यू फोल्ड माउंटेन रहेंगे वहाँ पर सिंटेक्सियल बैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, खासकर हिमालय की बात करें। दूसरी बात आप करें तो गहरी घाटियाँ भी देखने को मिलेगी। ठीक है। तीसरी बात करें तो जितने भी विश्व में जितने भी आपको यंग फोल्ड माउंटेन दिखेंगे वहाँ पर आपको जो है एक जो है माउंटेन रेंज नहीं दिखेगा। ठीक है, पर्वत श्रृंखला नहीं दिखेगी, बल्कि कई सारी छोटी छोटी श्रृंखलाएं दिखेंगी, क्योंकि फोल्ड के कारण जो है ये सब जो है। ठीक है, आप देखेंगे यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने के कारण देखेंगे। तो फोल्ड के कारण जो है यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या होता है, फोल्ड के कारण कई सारे रेंज बने हुए हैं। जैसे आप ग्रेट हिमालयन रेंज, शिवालिक रेंज और मध्य हिमालय रेंज बात करें तो कई सारी समानांतर श्रेणियां देखने को मिलेंगी। विश्व में आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर कई सारे जो है, अगर कोई भी यंग फोल्ड माउंटेन है वहाँ पर कई सारे जो है माउंटेन रेंज देखने को मिलेंगे पैरेलल। ठीक है। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, स्टीप स्लोप देखने को मिलेगा, तीव्र ढाल देखने को मिलेगा। और तीव्र ढाल के साथ साथ वहाँ पर लैंडस्लाइड भी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो जो न्यू फोल्ड माउंटेन होते हैं अभी जो है वो नवीन अवस्था में है, अभी भी वो ऊंचाई बढ़ रही है और वहाँ के जो रॉक है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा भी उसको डिस्टर्ब करेंगे तो वहाँ पर लैंडस्लाइड देखने को मिलेगी। ठीक है, इसीलिए हिमालय में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश कई जगह, उत्तराखंड में भी आप देखेंगे, केदारनाथ में देखेंगे लैंडस्लाइड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन डी 1 2 3 4 सही है। ठीक है। इसके अलावा इसी संबंधित एक जो है 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें देखिए क्या पूछा है, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदियां तिब्बत की ऊपरी पहुंच में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती हैं। इन नदियों में से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवाहित होने के लिए अपने मार्ग में यू टर्न मोड़ लेती है। वो यू टर्न किसके कारण होता है? अभी मैंने बताया यू टर्न होता है जो जो मॉर्फोलॉजिकल अगर बात करें तो हिमालय कैसा है, अभी न्यू फोल्ड माउंटेन है, उसमें सिंटेक्सियल बैंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अराकानियोमा से जाएंगे तो ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय है, वहाँ पर आप देखो सिंटेक्सियल बैंड देखने को मिलेगा, झुकाव देखने को मिलेगा। तो वहीं से आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न ली है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हालांकि इसको जो है एपिसोड फर्स्ट में हम सॉल्व करवा चुके हैं। ठीक है। अगर आपको क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल
स्कैन करके यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर स्टडी एनालिसिस में सर्च कर सकते हैं। व्हाट्सअप पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर भी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके अलावा हमारा इंस्टा पेज है और फेसबुक पेज भी है, उस पर भी क्लासेस चलती हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ओशियोग्राफी से समुद्र विज्ञान से पूछा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, किस कारकों पर विचार करना है? समुद्र धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करना है। पृथ्वी का घूमना समुद्र धाराओं को प्रभावित करता है, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। तो आपको बताना है इन चारों कारकों में से समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है, इन चारों कारकों को प्रभावित करता है, या 1 2 3 या 2 3 4, इन ऑप्शन में से सबको सिलेक्ट करना है, A B C D में। चलिए इसका आंसर दीजिए कि समुद्री धाराओं को कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा बेसिक में, अगर नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहली बात, रोटेशन और रिवोल्यूशन में आपको अंतर समझना पड़ेगा, ठीक है। रोटेशन और रिवोल्यूशन में देखिए क्या होता है, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर जो है क्या कर रही है, घूम रही है, 24 घंटे घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो क्या होता है पृथ्वी पर दिन और रात होता है, ये क्या कहा जाता है, रोटेशन कहा जाता है। रिवोल्यूशन जो होता है सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार पथ, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे जो है मौसम में परिवर्तन होते हैं, ठीक है, तो इसे रिवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे पृथ्वी का घूमने का कार्य जो है समुद्री धाराओं को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है, यानी इसमें ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर एक गलत हो जाएगा तो एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हैं, सीधे आंसर डी मान देंगे, ठीक है। लेकिन अब तो ऑप्शन चेंज करके पूछने लगा है, केवल 1 कथन, केवल 2 कथन, केवल 3 कथन, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दी अबव पूछता है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना जरूरी है। तो आप देखेंगे इसमें महासागरीय जल का घनत्व भी जलधारा को प्रभावित करता है, पृथ्वी का जो रिवोल्यूशन है, ठीक है, यानी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है वो भी प्रभावित करता है, ठीक है। कैसे, थोड़ा समझ लेते हैं। महासागरीय जलधाराओं की बात करें तो धारा क्या होती है, एक राशि का प्रवाह होता है और एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूर तक तय करती है। धाराओं की उत्पत्ति का आप देखेंगे कई सारे कारण हैं, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे एक महासागरीय धाराओं को उत्पन्न वाले कारक में देखेंगे पृथ्वी का परिभ्रमण, महासागरों से संबंधित कारक होते हैं, बाह्य कारक होते हैं। इसके अलावा महासागरीय जो दिशा को प्रभावित करने वाले के देखें तट की दिशा, यानी अगर बात करेंगे तट की दिशा कैसी होगी, वो महासागरीय जो धारा है उसको दिशा को प्रभावित करेगी। तटीय आकृति होगा मौसमी परिवर्तन, पृथ्वी का परिभ्रमण, ठीक है। अब इसमें पृथ्वी का घूर्णन देखेंगे, पृथ्वी जो है आप देखेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है गति करती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो धारा चलेगी उसके विपरीत चलती है, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ, जिसे विषुवत रेखी धारा कहते हैं। इसके अलावा इसमें डिटेल में आपको दिया गया है, आप पढ़ लीजिए। महासागरों से संबंधित कारक देखेंगे, तापमान में विभिन्नता का खड़ा आप देखेंगे, तो विषुवत रेखा पर सूर्य वर्ष भर क्या होता है, सीधी किरणें पड़ती हैं, जिससे महासागरीय जल का तापमान बढ़ता है, उसका घनत्व कम हो जाता है, ठीक है, डेंसिटी कम हो जाती है। तापमान बढ़ने से क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाती है। इससे क्या होता है, परिणाम स्वरूप विषुवत रेखी जलधारा का उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे सागरीय लवणता में यानी सैलिनिटी में भिन्नता पाई जाती है, यानी अधिक लवणता वाला जल जो है देखेंगे भारी होता है तो नीचे बैठ जाता है, फिर स्थान भरने के लिए कम लवणता वाला जल जो ऊपर आ जाता है, यानी एक धारा बन जाती है, यानी अप वेलिंग और डाउन वेलिंग, ठीक है। तापमान में विभिन्नता, ठीक है, तो देखेंगे तापमान, लवणता, दाब, उच्च अक्षांशों में बर्फ पिघलने से भी घनत्व में अंतर आता है, इसके फलस्वरूप जो है धाराओं की उत्पत्ति होती है। बाह्य महासागरीय कारक में देखेंगे तो वायु दाब और हवाएं, ठीक है। जल में जहाँ वायु दाब यानी प्रेशर अधिक होगा वहाँ सागरीय जल जो के नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, यानी इसमें भी अप वेलिंग और डाउन वेलिंग ही काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सब कारण है। इसके अलावा महासागरीय लवणता को क्या क्या प्रभावित करते हैं, सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। महासागरीय तापमान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो इन सबको आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट बात करेंगे ओशनियोग्राफी से पूछा है क्वेश्चन, इसमें पूछा है क्लाइमेटोलॉजी से, इसमें पूछा है सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है क्योंकि वायुमंडल केवल पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर गर्म होता है, केवल पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर गर्म होता है। ऑप्शन 2, ऊपरी वायुमंडल में नमी अधिक होती है, ठीक है, ध्यान से कीवर्ड अंडरलाइन करिएगा। ऑप्शन 3, ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। सबसे पहली बात, ऊपरी वायुमंडल में नमी अधिक नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, ये बात सही है। अभी कैसे सही है इसको हम आपको बताएंगे, कहने का मतलब इसमें 1 और 3 सही है।
ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर ध्यान पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखेंगे जितनी भी घटनाएं होती हैं, वायुमंडलीय घटनाएं यानी वर्षा हुआ, थंडरस्टॉर्म हुआ, ये सब कहाँ बनता है, क्षोभ सीमा पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, पृथ्वी सतह के पास आप देखेंगे वायुमंडल का घनत्व अधिक होता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे पृथ्वी के वायुमंडल के पास जो है जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं, गैसें होंगी, 75% गैसें जो आपको पृथ्वी की सतह के पास पाई जाएंगी। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे ही आप देखेंगे, ठीक है, डेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेंस मटेरियल पृथ्वी की सतह के पास रहता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो सघन से विरल में जाएंगे, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है आप देखेंगे घनत्व में कमी आ जाएगी। ठीक है, एक बात इसमें क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और आपको देखना है कि जैसे जैसे ऊंचाई के साथ आप देखेंगे, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आता है। ठीक है, और उसका कारण मैंने बताया कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी उसमें जो है गैस के जो डेंस पार्टिकल हैं वो कम हो जाएंगे, प्रेशर कम हो जाएगा, धूल कण की कमी आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे तो ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोपास तक जो है लगभग देखेंगे लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट देखेंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1 किलोमीटर में, यानी 1000 मीटर पर घटता है। जैसे जैसे आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ट्रोपोस्फेयर के निचली सतह जो है आप देखेंगे क्या है, इसमें ओजोन गैसें पाई जाएगी। फिर यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, देखेंगे डेंसिटी बढ़ने के साथ तापमान बढ़ जाएगा। फिर यहाँ तापमान बढ़ता है, जैसे ही ओजोन लेयर को क्रॉस करेंगे फिर तापमान घटने लगेगा। फिर इसके बाद देखेंगे स्ट्रेटोपास आ जाएगा, फिर यहाँ पर देखेंगे तापमान बढ़ेगा। फिर इसके बाद मेसोस्फीयर में देखेंगे फिर यहाँ पर तापमान कम होने लगा। इसके बाद जैसे जैसे मेसोपास से क्रॉस करेंगे फिर थर्मोस्फीयर में आपको बहुत सारे आयन पार्टिकल देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ने के साथ तापमान बढ़ जाएगा, फिर एकाएक देखेंगे तापमान जो है यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नमी की। सबसे पहले आर्द्रता, नमी की बात करें। नमी क्या होता है? हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा क्या कहते हैं? नमी कहते हैं। ठीक है, दिन में क्या होता है? दिन में जो है सूर्य का प्रकाश जो है ज़्यादा पड़ता है सतह पर, जल की सतह पर क्या होता है? तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने के साथ कन्वेक्शन करंट के रूप में हवाएं जो है आर्द्रता ग्रहण करके ऊपर उठती हैं। जैसे जैसे आर्द्रता ग्रहण करके ऊपर उठेंगी तो क्या होगा, तो ये ऊपर जाकर संघनित होकर वर्षा होंगी। तो आप देखेंगे आर्द्रता कहाँ ज़्यादा रहेगी? आर्द्रता जो है आप देखेंगे वायुमंडल की सतह के नीचे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, यानी नमी कहाँ रहेगी? जल की सतह के पास। ठीक है, सेम यही आप देखेंगे कॉन्सेप्ट लागू होता है। ठीक है, जैसे जैसे हवाएं ऊपर जाएंगी तो कंडेंसेशन हवा ठंडी हो जाएंगी, ठंडी होकर नीचे बारिश होगा। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट होगा, लागू होगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, साउथ वेस्ट मानसून जैसे जैसे भारत के अंदर की तरफ आते हैं वैसे जो है आर्द्रता में कमी आती है, वर्षा की मात्रा में कमी आती है। सेम यही कॉन्सेप्ट लागू हुआ। उसका आंसर क्वेश्चन जो है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, नमीली सतह से, जल की सतह से यहाँ पर नमीली जलवाष्प मात्रा ग्रहण की, ऊपर गई तो बारिश हुई। अब जैसे जैसे ये बारिश समुद्र की सतह से आप देखेंगे स्थल की तरफ आएगा, वैसे देखेंगे बस वर्षा की मात्रा में कमी आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जो आर्द्रता ग्रहण की थी वह आर्द्रता धीरे धीरे कम होती जाएगी, यानी पानी की मात्रा कम होती जाएगी। तो वर्षा देखेंगे जैसे जैसे अंदर की तरफ आएगी कम होती जाएगी। ठीक है, यही कारण है कि आप देखेंगे साउथ वेस्ट मानसून जब चलती हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करती है, जैसे जैसे भारत के अंदर आती वेस्टर्न घाट से क्रॉस करके, तो वहाँ पर देखेंगे वहाँ पर वर्षा की मात्रा में कमी आ जाती। ऐसे ही आप देखेंगे जो एक बंगाल खाड़ी वाली शाखा है, तो आप देखेंगे ईस्टर्न जो है आप रेंज में बारिश ज़्यादा करती, जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाती है आर्द्रता की कमी आती, तो वहाँ पर नॉर्थ प्लेन में जो है बारिश कम होती है। ठीक है, ये तो बात हो गई, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक चीज़ और आपको क्लियर कर सकते हैं, अभी मैंने उसमें लिखा है, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा था यहाँ वायुमंडल केवल पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ठीक है, ये बात सही है। क्यों सही है? आप देखेंगे कि जब दिन रहता है, लैंड जो होता है, लैंड यानी स्थल की बात कर रहे हैं, स्थल में आप देखेंगे, स्थल की बात कर लें या फिर कह लें सागर की बात भी ले लें, तो क्या होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में पृथ्वी द्वारा जो है बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, और ये पृथ्वी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। फिर रात में क्या होती है, रात में क्या होता है, पृथ्वी ठंडी होती है। ठीक है, और ठंडी होकर जो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में जो पृथ्वी अवशोषण की रहती है रेडिएशन, उसे जो है आप देखेंगे लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जो है उसे वापस वायुमंडल में छोड़ती है। लेकिन धूल के कण और कई सारे गैसेस कारण, बादल के कारण क्या होता है, वो जो रेडिएशन होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन पृथ्वी की सतह पर जो है वापस आ जाता है। इससे आप देखेंगे गर्मियों में कभी कभी आपने सुना होगा गाँव में कि आज उमस ज़्यादा है, आज गर्मी ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होता है, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है, क्योंकि जिस दिन बादल रहता है उस दिन उमस ज़्यादा होती है, तो ये
लॉन्ग वेव रेडिएशन के रिफ्लेक्शन के कारण होता है। अगर जिस दिन हवा स्वच्छ रहेगी तो लॉन्ग वेव रेडिएशन आसमान में निकल जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर गर्मी होगी नहीं। तो इस वजह से देखेंगे पृथ्वी की सतह के नीचे जो नीचे का तापमान देखेंगे ऊपर की अपेक्षा देखेंगे ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे जहाँ पर बादल नहीं रहेंगे, जहाँ पर रेडिएशन निकल जाएगी, तो धूल के कण वगैरह नहीं रहेंगे, तो इससे क्या होगा, पृथ्वी के देखेंगे तो ऊपर जो है क्या होगा, तापमान कम हो जाएगा, ठीक है। यही कारण आप देखेंगे पृथ्वी पर जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है तापमान में कमी आती है, ठीक है। ये तो नॉर्मल कंडीशन है। एक कंडीशन और देख लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सामान्यतः जो है पृथ्वी कन्वेक्शन करंट के रूप में जो है तापमान बढ़ने पर हवाएं ऊपर उठती हैं, वार्म हवाएं कोल्ड हवा में, कोल्ड से कोल्डर ठंडा होकर फिर कंडेंसेशन के रूप में बारिश होती है। एक कंडीशन होती है थर्मल इन्वर्जन। थर्मल इन्वर्जन में क्या होता है, जैसे स्मॉग वगैरह रहेगा तो कूलर एयर जो है आप देखेंगे सामान्यतः वार्म एयर नीचे रहेगी, तो लेकिन यहाँ पर कूल एयर ज़्यादा पाया जाएगा, ऊपर देखेंगे तो वार्म एयर पाया जाएगा, ठीक है, ठंड गर्म हवाएं पाई जाएगी, ठीक है। अब इसका कारण क्या होगा, स्मॉग बनना, ठीक है। अक्सर देखेंगे तो सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में पाया जाता है, तो यहाँ पर स्मॉग बनने के कारण आपको वार्म एयर मिलेगा। इसके अलावा एक चीज़ और बता दें कि आप देखेंगे कि जो प्लेन होते हैं, वायुयान उड़ान होते हैं, आप देखेंगे ओजोन लेयर के लगभग नीचे पाए उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखेंगे जो कन्वेक्शन करंट होती है वो तो आप देखेंगे छोप सीमा तक होती है, ठीक है, यहाँ पर उड़ने में दिक्कत होती है, लेकिन वो समताप मंडल की निचली सतह जो होती है वहाँ पर आप देखेंगे हवाएं जो है क्षैतिज दिशा में गति करती हैं। इससे क्या होते हैं, जो प्लेन होते हैं उनको उड़ने में आसानी होती है। एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। तो आप देखेंगे इक्वेटर पर और पोल पर दोनों पर देखेंगे छोप सीमा की ऊंचाई में अंतर है। इक्वेटर पर आप देखेंगे यानी टोटल छोप सीमा की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। अगर इक्वेटर की बात करें तो छोप सीमा की ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर है, ठीक है। और वहीं पोल पर जाएंगे तो वो छोप सीमा की ऊंचाई कितनी रह जाएगी, 8 किलोमीटर रह जाएगी। और छोप सीमा पर सभी मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं, यानी पोलर जेट हुआ, ठीक है, जेट स्ट्रीम हुआ, सब ये देखेंगे छोप सीमा के अंदर ही होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर डेंसिटी और तापमान में क्या रिलेशन है, ठीक है, डेंसिटी किसे कहते हैं, यहाँ सब बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब थर्मल इन्वर्जन के बारे में यहाँ दिया गया है, उसके आदर्श दशाएं क्या होती हैं। अब देखें थर्मल इन्वर्जन से क्वेश्चन आया है, उसके लिए आदर्श दशाएं क्या होती है, इसलिए हमने दिया है, इसको आपको पढ़ लेना है। जैसे ठंडी और लंबी रातें होनी चाहिए, ठीक है, पार्थिव विकिरण सौर विकिरण से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, इसको आपको देख लेना है। इसके प्रभाव क्या होते हैं इसको भी आपको देखना है, जो मैंने समझाया वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र जलवायु की विशेषता है, ठीक है। वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन से क्वेश्चन पूछा गया है और ये लगभग जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता रहता है। ऑप्शन ए पूरे वर्ष वर्षा होती, ऑप्शन बी केवल सर्दियों में वर्षा होती, ऑप्शन सी अत्यंत छोटा शुष्क मौसम होता है, ऑप्शन डी एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम यानी ड्राई एंड वेट सीजन होता है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु क्षेत्र की, ठीक है। इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जितने भी ये सब चीजें हैं सब के केंद्र में क्या है, तापमान, और तापमान का सोर्स क्या है पृथ्वी पर, सूर्य, ठीक है। अगर तापमान देखेंगे तो विषुवत रेखीय जलवायु यानी विषुवत रेखीय इक्वेटोरियल क्लाइमेट पर देखेंगे सूर्य का प्रकाश जो है लगभग सीधे पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर सूर्य एनर्जी ज़्यादा मिलती है। इससे क्या होगा, सन डायरेक्ट पड़ने से क्या करेंगे, पूरे साल जो है तापमान ज़्यादा रहता है, और टेम्परेचर ज़्यादा रहने से वजह से क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे लो प्रेशर का विकास होता है, ठीक है। और लो प्रेशर के विकास से कन्वेक्शन करंट ऊपर उठती है, ठीक है, संवहनी हवाएं, ठीक है, ऊपर ठंडा होकर जो है बारिश करती हैं, ठीक है। और बारिश जो होती है वो देखेंगे थंडर स्टॉर्म यानी संवहनी वर्षा होती है तड़ित झंझा के साथ, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे रात और दिन का जो है आप देखेंगे अंतर जानी बहुत कम पाया जाता है, यानी तापांतर में तापांतर जो है बहुत कम पाया जाता है, और रात और दिन के समय में भी अंतर बहुत कम पाया जाता है। क्यों तापांतर कम पाया जाता है, क्योंकि आप जो है देखेंगे यहाँ पर सूर्य का प्रकाश लगभग सीधे पड़ता रहता है। इसके अलावा जैसे जैसे तिरछापन हो जाता है वह सूर्य के तापमान में कमी आ जाती है, और सूर्य के तापमान में जहाँ कमी आती है तो वहाँ पर देखेंगे चाहे वो फॉरेस्ट रीजन हो, चाहे उस कुल मिलाकर बायोडाइवर्सिटी में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, पूरे वर्ष वर्षा होती है तो सवाना का है नहीं। अब देखिए सवाना कहाँ है, सवाना यहाँ पर है, सूडान टाइप क्लाइमेट या सवाना टाइप ग्रासलैंड, ठीक है। अब इसकी बात कर रहा है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो बीच में है इसमें आप देखेंगे मिक्स्ड जो है, यानी चीन यहाँ पर देखें मानसून टाइप की विशेषता भी पाई जाएगी, हॉट डेजर्ट की भी विशेषता पाई जाएगी, ठीक है। तो
इसमें देखेंगे क्या पूरे वर्ष वर्षा कहाँ होती है? पूरे वर्ष वर्षा आप देखेंगे इक्वेटोरियल क्लाइमेट में होती है। केवल सर्दियों में जो वर्षा होती है ये कहाँ की विशेषता है? ये देखेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता, ग्रीष्म शुष्क शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो जाएगा। अब उष्णकटिबंधीय सवाना देखेंगे तो यहाँ पर ड्राई और वेट सीजन आपको मिलेगा, इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे तो सवाना मैंने बताया एक ट्रांजिशन जोन पाया जाता है, इसमें आप देखेंगे भूमध्य रेखीय जंगल और गर्म रेगिस्तान पाए जाते हैं। जैसे अगर बात करें सवाना टाइप की क्लाइमेट के सबसे अच्छे उदाहरण जो है अफ्रीका है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत की बात करें तो भारत का विस्तार देखेंगे 8 डिग्री जो है 4 मिनट नॉर्थ से लेकर आप देखेंगे 37 डिग्री जो है 6 मिनट नॉर्थ के बीच में है। तो इस किसी भी महाद्वीप को आप इस वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन में बीच में ला कर रख दीजिए। ठीक है, ये टॉपिक ऑफ कैंसर है इसके बीच में। तो भारत में भी आप देखेंगे मानसूनी टाइप क्लाइमेट पाई जाएगी, सवाना टाइप क्लाइमेट पाई जाएगी, स्टेपी भी आप देखेंगे पाएगा, हॉट डेजर्ट भी पाया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा इक्वेटोरियल थोड़ा बहुत क्लाइमेट आप देखेंगे तो 8 डिग्री है ना, तो थोड़ा बहुत क्लाइमेट पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, एक व्यक्ति एक अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था और अपने गांव तक पहुंचना चाहता था। उस स्थान से 5 किलोमीटर पूर्व स्थित था जहां वो खड़ा था उसका गांव। ठीक है, उसके पास दिशा जानने का कोई उपकरण नहीं था, लेकिन उन्होंने ध्रुव तारे का पता लगा लिया। अब उनके गांव तक पहुंचने में सबसे सुविधाजनक पैदल तरीका क्या हो सकता है, यानी पैदल चलना। ऑप्शन 1 ध्रुव तारे के सम्मुख दिशा, यानी ध्रुव तारे के सामने जो दिशा दिख रही है उसकी तरफ चल दे। ध्रुव तारे के विपरीत दिशा, ऑप्शन से ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखते हुए दिशा, ऑप्शन डी ध्रुव तारे को अपने दाहिनी ओर रखते हुए दिशा। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज ये आप लोग खड़े हैं, ध्रुव तारा कहाँ होता है? नॉर्थ में होता है। ठीक है, अगर ध्रुव तारे अपने दाहिनी ओर रख चलेंगे तो वो कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, ध्रुव तारे के सम्मुख जाएंगे तो नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे, जबकि इसमें कहा 5 किलोमीटर कहाँ है? पूर्व में स्थित है। ठीक है, उस स्थान से। ध्रुव तारे के विपरीत तो उल्टी दिशा में चले जाएंगे। ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर चलेंगे तो 5 किलोमीटर पूर्व ये पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य स्थान तक, गांव तक। इसमें ऑप्शन सी सही है। अब इसके बारे में कहाँ है, इसके उदाहरण देखेंगे एनसीईआरटी की बुक है जो है द अर्थ है आवर हैबिटेट में, इसमें लिखा है ध्रुव तारे के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो वहाँ पर लिखा गया है ज्योग्राफी की बुक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उससे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 मानसून की अवधि दक्षिण भारत में उत्तरी भारत तक घटती है। ऑप्शन 2 उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक जो वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम तक घटती जाती है। कौन सा कथन सही है? अभी मैंने बताया कि जो आर्द्रता होती है, नमी जो होती है वो कहाँ होती है, देखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो जल कहाँ से मिलेगा? जल समुद्र से मिलेगा। ठीक है, तो हवाएं जो सूर्य के तापमान से जब समुद्र की सतह गर्म होती है, कन्वेक्शन करंट रूप आर्द्रता ग्रहण करके जो है चलती है हिंद महासागर से, तो आप देखेंगे ये जो डार्क एरिया है यानी इसमें आर्द्रता ज़्यादा है। तो एक तो देखेंगे पैरेलल जो है वेस्टर्न घाट से इधर निकल जाती है। दूसरा देखेंगे फिर ये जो दर्रे हैं पासेज है यहाँ से जो है बीच की तरफ जो है हवाएं आती हैं आर्द्रता के साथ। दूसरी जो शाखा है वो पश्चिम बंगाल चली जाती है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे तट के तरफ पहुंचेंगे वैसे वैसे अंदर की तरफ पहुंचेंगे, हवा में आर्द्रता की नमी कमी होती जाएगी, वर्षा की मात्रा में कमी होती जाएगी। और सेम यही हाल होगा बे ऑफ बंगाल का। बे ऑफ बंगाल से आर्द्रता ग्रहण करके यहाँ पर देखेंगे तो ईस्टर्न रीजन में बारिश करेंगे और जैसे जैसे नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ेंगी वहाँ पर आर्द्रता की कमी आ जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर मानसून की अवधि में दक्षिण भारत से उत्तरी भारत तक जो है मानसून की अवधि जो है घटती जाती है। ये बात सही। सबसे पहला मानसून देखेंगे 1 जून को, आप देखेंगे कहाँ पर पहुँचता है। ठीक है, तमिलनाडु केरल के पास। धीरे धीरे जो है मानसून की कमी होती जाती है क्योंकि आर्द्रता जो है समय के साथ कम होती जाती है। इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही है। वार्षिक वर्षा देखेंगे पूर्व से देखेंगे पश्चिम की तरफ जो है घटती जाती है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और इन सब का रीजन क्या है? सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन। ठीक है, तापमान कहाँ ज़्यादा होगा? तापमान जहाँ सूर्य का प्रकाश जो है आप देखेंगे ज़्यादा पड़ेगा। कर्क रेखा की तरफ जाएंगे तो कर्क रेखा की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा। ठीक है, वर्षा की मात्रा यहाँ संभावना ज़्यादा देखने को मिलेगी। और वहीं आप देखेंगे मकर रेखा की तरफ जाएगी तो वहाँ पर देखने को मिलेगी, इक्वेटर की तरफ जाएगी तो वहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें साउथ वेस्ट मानसून के अलावा एक होता है नॉर्थ वेस्ट मानसून। नॉर्थ वेस्ट मानसून आप देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्रेशर बेल्ट होता है। ठीक है, वहाँ पर देखेंगे हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। उसकी अपेक्षा देखेंगे विंटर में आप देखेंगे महासागर में क्या होता है? लो प्रेशर डेवलप होता है। तो हवाएं जो देखेंगे हवाएं जो है इधर चलेंगे साउथ की तरफ।
तो इधर साइड से जब आता ग्रहण करेंगे पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु के तट पर आप देखेंगे ठंडियों के सीजन में अक्टूबर में वर्षा होती है। ठीक, नेक्स्ट बात करें एग्रीकल्चर, कृषि से क्वेश्चन पूछा गया 2012 में। इसे पूछा निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए नकदी फसलों और खाद्य फसलों दोनों की खेती, ऑप्शन बी एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों की खेती, ऑप्शन सी पशुओं का पालन पोषण और फसलें एक साथ उगाना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे इसका आंसर दीजिए। तो मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? मिक्स्ड फार्मिंग वो होती है यानी नकदी और कैश फसलों को दोनों एक साथ उगाना, ये मिक्स्ड फार्मिंग नहीं कराता, बल्कि पशुओं के साथ आप खेती भी कर सकें तो दोनों एक साथ आप देखेंगे मिक्स्ड फार्मिंग के अंतर्गत आता है। वहीं फसलों के उत्पादन साथ साथ पशुपालन भी आप देखेंगे मिक्स्ड फार्मिंग हो जाता है। लेकिन मिश्रित फसल देखेंगे क्या होता है, जब एक बार में एक से अधिक फसल एक ही जगह उगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रित फसल कहते हैं। ठीक है, तो मिश्रित फसल और मिक्स्ड फार्मिंग आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7। इसने पूछा है भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार करें। ऑप्शन 1 मूंगफली, ऑप्शन 2 तिल, ऑप्शन 3 बाजरा, उपयुक्त में से कौन सी मुख्य रूप से वर्षा आधारित फसल है? 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखेंगे मूंगफली के लिए जो है मूंगफली की खेती आप देखेंगे तो आलू की खेती आपने देखी है, वैसे ही लगभग जो है मूंगफली की खेती भी की जाती है। तिल की खेती, बाजरा की खेती, ठीक है, इन सब के लिए जो है आप देखेंगे वर्षा की मात्रा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वर्षा की जरूरत जरूर पड़ती है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या लगाना है। वर्षा सिंचित खाद्य फसलों की बात करें तो आप देखेंगे इसमें आप देख बाजरा आ जाएगा और दाल आ जाएगा, कपास आ जाएगा, तिलहन आ जाएगा, तिलहन मूंगफली और तिल भी आता है। इसके अलावा चावल में सबसे ज़्यादा पानी यूज होता है। ठीक है, भारत में 3 टाइप की क्रॉपिंग पैटर्न सीजन होता है, रबी, खरीफ, जायद। रबी में बात करें तो अक्टूबर और दिसंबर में जो है ये बोया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल जून में। ठीक है, खरीफ में देखेंगे तो जून जुलाई में बोया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर में। जायद की बात करें तो इन दिनों के बीच में जो है आप देखेंगे रबी और खरीफ के बीच में जो है जो अभी जो सीजन चल रहा है वो जायद की फसल का सीजन चल रहा है। ठीक है, जैसे सीजनल फ्रूट हुआ, वेजिटेबल हुआ, ठीक है, पशु चारा हुआ, ये सब क्या है? जायद फसल है। ठीक है, और इसके अलावा अगर रबी की फसल बोया जाए, ठीक है, जो ठंडियों में बोई गई होगी अभी और काटी जाएगी अप्रैल जून में गेहूं आ जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे मटर आ जाएगा, चना आ जाएगा, मस्टर्ड आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर अगर बात करें खरीफ की तो इसमें राइस आ जाएगा। ठीक है, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग और देखेंगे तो उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है? ऐसे पूछा निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 लोबिया जिसे राजमा कहते हैं, ऑप्शन 2 हरा चना, 3 अरहर दाल, किसका उपयोग दाल, चारे, हरी खाद के रूप में किया जाता है? 2012 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो एग्रीकल्चर से ये तीसरा क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे राजमा, हरा चना, अरहर दाल, इनका उपयोग आप देखेंगे दाल के रूप में किया जाता है। ठीक है, चारे के रूप में आप देखेंगे बहुत लोग चारे को भी हरी खाद के भी रूप में करते हैं, जिसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? भारत सरकार ने सी बर्कथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है? ऑप्शन 1 यह मृदा संरक्षण नियंत्रित में यानी मृदा क्षरण को रोकने में सहायक है, मृतिकरण को रोकता है। ऑप्शन 2 यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन 3 इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता यानी उच्च ऊंचाई पर बड़े ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित है यानी उच्च ऊंचाई क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन 4 इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है यानी वैल्यू है। तो 2012 में पूछा गया। सबसे पहली बात सी बर्थून आप देखेंगे ये एक झाड़ी को जैसा फसल होता है, इस तरह की फल पाई जाती है और ये आप देखेंगे तो ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, आमतौर पर लद्दाख में, सूखे क्षेत्रों में देखें, हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे इसे लोकली में क्या कहते हैं? छरमा कहते हैं, लाहौल स्पीति और किन्नौर में पाया जाता है। ठीक है, और सिख बर्थन के आप देखेंगे कई सारे इकोलॉजिकल, औषधि और आर्थिक लाभ भी है। ठीक है, और तो आपको ध्यान रखना है इसकी इमारती लकड़ी का क्या है? कमर्शियल मूल्य नहीं होता है, इसमें ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा, तो 4 एलिमिनेट कर दीजिए। बाकी आप देखेंगे तो इसमें 1 और 3 जो है सही है, क्योंकि आप देखेंगे बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है, तो कहीं ना कहीं है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, बाकी सारे इसके लाभ आप देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप देख सकते हैं। औषधि लाभ क्या है? तो इसमें देखेंगे फल और पत्तियों में विटामिन और कैरोटीनॉइड, ओमेगा फैटी एसिड सब पाए जाते हैं। ठीक है, और ये इसका यूज आप देखेंगे सैनिकों की मदद करते हैं। ठीक है, फैटी एसिड से भरपूर होता है, इसलिए ऊंचाई पर देखेंगे पहुंचने में जो है सैनिकों की मदद करते हैं।
आर्थिक लाभ की बात करें तो इससे जो है आप देखेंगे रस, जैम, पोषण कैप्सूल बनाया जाता है। इसे ईंधन और चारे के रूप में एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टेट ऑन यूटी और लोकेशन से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे पूछा है, एक विशेष राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 2012 क्वेश्चन है। ऑप्शन ए किया उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। ऑप्शन 2 इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है, फॉरेस्ट एरिया कवर है। ऑप्शन 3 इस राज्य में 12% से अधिक जो क्या है वन क्षेत्र संरक्षित नेटवर्क है। ठीक है। उपरोक्त सभी विशेषताएं किस राज्य से हैं संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सबसे पहली बात इसमें देखिए, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। उत्तरी राजस्थान की बात करें तो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। ठीक है, उत्तरी राजस्थान सॉरी तो हो जाएगा ये नॉर्थ राजस्थान, उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, इसके 80% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। तो आप देखिए राजस्थान पे तो वन 80% है नहीं, यूपी में है नहीं, ठीक है, बिहार में है नहीं, ठीक है, दार्जिलिंग में है नहीं, असम में है नहीं, क्योंकि आप देखेंगे उत्तरी राजस्थान की बात कर रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, पहला मिल दूसरा मिल गया। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे इस राज्य में 12% से अधिक जो है वन आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क हैं। तो इसमें देखेंगे कुल मिलाकर अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा है, कई सारे यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया कवर हैं। ठीक है, और नेशनल पार्क है, बायोडायवर्सिटी पार्क है, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग देखेंगे सबसे ज़्यादा आप देखेंगे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो पहले नंबर पर आप देखेंगे एमपी है, सेकंड पर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़, और फोर्थ पर उड़ीसा, फिफ्थ पर महाराष्ट्र। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा परसेंटेज के मामले में आपसे पूछा जाए कि टोटल आप टॉप 5 स्टेट बताइए टर्म्स ऑफ परसेंट टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है देखो, जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का मिजोरम का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में है, तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में फॉरेस्ट एरिया कवर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, यानी राज्य के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का मैक्सिमम परसेंटेज फॉरेस्ट कवर किस में है ये पूछ रहा है। ठीक है, मेघालय का, फिर मणिपुर, नागालैंड। इसके अलावा कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछ लेता है। तो इंडिया टोटल फॉरेस्ट ट्री कवर कितना है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। वो कितना है अराउंड देखेंगे तो 24.62% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितने भारत के। ठीक है। और इसके अलावा देखना है कि रिपोर्ट कहता है कि 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के पास 33% जो है एरिया जो है फॉरेस्ट कवर के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रिसोर्स और मिनरल से क्वेश्चन पूछा है। कोयले का बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयला आयात करता है? ठीक है, इससे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, पीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देखिए पहला कारण बताया गया, भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे, वर्तमान उपयोग के लिए अन्य देशों को से आयात करे। ऑप्शन 2 भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश की पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती। ऑप्शन 3 इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। सबसे पहले इसमें आपको बताना कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 देखिए, इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि कोयले के भंडार भविष्य के लिए सुरक्षित रखने हैं, क्योंकि आप देखेंगे वर्तमान में जो है आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन को हटा रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर पेट्रोल लिखा होता तो हम लोग ये बात कह सकते हैं रणनीतिक रूप से हम लोग को रखना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे सीधे आपको आंसर ऑप्शन बी मिल जाएगा। लेकिन ये भी बात सही है कि भारत में जो अधिकतर थर्मल पावर प्लांट हैं वो कोयले पर आधारित हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इस्पात कंपनियां हैं उनको जो है कोयले की ज़रूरत पड़ती है इस्पात को गलाने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे बी सही हो जाएगा। तो कोयले की मांग बढ़ने के कारण आप देखेंगे लोहा और इस्पात उत्पादन में कोयले का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड ने के माध्यम से घरेलू कोयला खनन पर भारत का जोर, निजी कंपनियों कोयला ब्लॉकों की नीलामी, भारत कोयले का उपयोग बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए भी कोयले की मांग बढ़ रही है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो बहुत सारे कारण हैं, तो मेन कारण आपको यही ध्यान रखना है। अब कुछ डाटा देख लेते हैं। कोल्ड रिजर्व इन इंडिया की बात करें, सबसे ज़्यादा कोल्ड रिजर्व किसके पास है? झारखंड के पास है। सेकंड नंबर पर उड़ीसा, थर्ड पर छत्तीसगढ़, फोर्थ पर वेस्ट बंगाल, 5 पर एमपी। ठीक है, लार्जेस्ट कोल्ड रिजर्व की बात करें। ठीक है, अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो कोल्ड रिजर्व किसके पास है? यूएसए के पास सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पर रशिया, थर्ड पर ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ पर चाइना, फिफ्थ पर इंडिया। ये रिजर्व के मामले में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे लार्जेस्ट कोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री पूछा जाए पूरे वर्ल्ड में तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर आप देखेंगे चाइना है।
सेकंड पर आप देखेंगे इंडिया है, यानी जो 5वें स्थान पर है वो दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा कोल उत्पादन कंट्री है। और जो रिजर्व में चौथे स्थान पर है वो दुनिया का सबसे पहला जो है प्रोड्यूसन करने वाला जो है कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, यानी चाइना। ठीक है, थर्ड पर आप देखेंगे यूएसए है, यूएसए के पास सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व है, लेकिन दुनिया में उत्पादन करने में तीसरे स्थान पर। ठीक है, और फोर्थ पर आप देखेंगे इंडोनेशिया, फिफ्थ पर ऑस्ट्रेलिया, सिक्स पर रसिया है। अगर बात करें भारत में कोयले के वितरण की बात करें तो सबसे बड़ा देखेंगे गोंडवाना कोयला क्षेत्र है। 98% कोयला भंडार जो है आप देखेंगे ये गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, ये बेहतर गुणवत्ता वाला कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। इसमें आप देखेंगे दामोदर रेंज यानी झारखंड, पश्चिम बंगाल वगैरह महानदी, जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा आएगा। गोदावरी बेसिन में महाराष्ट्र, नर्मदा घाटियों के में पाया जाता है। इसके बाद टर्सरी कोयला। ठीक है, इसमें देखेंगे कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन नमी और सल्फर की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, यानी कोयला की दृष्टि से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा धुआं करता है। ठीक है, और टर्सरी कोयला की क्षेत्र की बात करें तो मुख्य रूप से आप असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और दार्जिलिंग में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल में शामिल है। ठीक है, लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा भंडार आपसे पूछा जाए तो लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा भंडार आपका कहाँ बताना है, आपको मिल जाएगा केरल में। ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयले का भंडार पाया जाता है। एशिया का दूसरा सबसे ज़्यादा भंडार आपको मिलेगा। कोयले का वर्गीकरण आप देखेंगे तो कार्बन की मात्रा के आधार पर देखेंगे सबसे बेहतर कोयला होता है एंथ्रेसाइट, उसमें 80 से 55% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। बिटमनस कोयला में देखेंगे 60 से 80% कार्बन पाया जाता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, एमपी में पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला आप देखेंगे 40 से 55% कार्बन सामग्री पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर हाई आपको आर्द्रता देखने को मिलेगी तो राजस्थान, लखीमपुर खीरी, असम, तमिलनाडु पाया जाता है। पिट सबसे घटिया कोयला होता है। ठीक है, इसलिए कुल मिलाकर लकड़ी का कोयला होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये कोयले की बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें पूछा है यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन 1, शहरी क्षेत्रों की जल की आवश्यकता की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण से हो सकेगी। ऑप्शन 2, ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं कि जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल का उपयोग करने लायक बना सकेगी। ऑप्शन 3, हिमालय से निकली सभी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदी जोड़ दी जाएगी। ऑप्शन 4, सरकार कृषकों द्वारा भौम जल का निकालने के लिए बोरिंग से खोदे हुए कुएं और उन पर लगाई गई मोटर पंप सेट को वहन किए गए व्यय को पूरी तरह प्रतिपूर्त करेगी। तो सबसे पहले राष्ट्रीय जल मिशन आप देखेंगे तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करें उसके तहत 8 मिशन लाए गए थे, उनमें से एक है राष्ट्रीय जल मिशन। तो उसमें हिमालय से नदी जोड़ों की बात कहीं की नहीं गई है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे ये मोटर पंप को जो है आप व्यय करने की बात कहीं नहीं की गई थी, तो इसमें 2, 3 और 4 गलत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बात करें जलवायु परिवर्तन पर जो है आप देखेंगे भारत सरकार की जो नेशनल एक्शन प्लान है 2008 में जो है आप देखेंगे ये चालू की गई थी। इसके अंदर 8 जो है मिशन चालू किए गए थे, जिसमें आप देखेंगे 3 जो है ये क्या थे, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को जो है कम करने के लिए, और ये बचे जो 5 थे वो क्या करता है, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए अडॉप्ट करने की, यानी सतत विकास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन। राष्ट्रीय जल मिशन क्या करता है, ये फोकस था एडॉप्टेशन पर। ठीक है, और इसके अलावा हिमालय इस पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत इसके लिए राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय सौर मिशन। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में मैंने डिटेल में यहाँ पर इन सभी राष्ट्रीय प्लान के बारे में दे दिया है, इसको आपको देख लेना है। यानी राष्ट्रीय सौर मिशन कब हुआ, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, उसका कार्य क्या है। इसके अलावा आप देखेंगे उस ऊर्जा जत्था के लिए राष्ट्रीय मिशन क्या है, ठीक है, उसके कार्य क्या हैं, ऐसे हमने दे दिए हैं। राष्ट्रीय जल मिशन की बात करें तो जो क्वेश्चन पूछा गया है, जल संसाधन और नदी विकास गंगा संरक्षण मंत्रालय के द्वारा शासित किया जाता है। इसका काम है बेहतर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करना, जिससे जल संरक्षण, कम बर्बादी और बेहतर नीतियों को बनाकर जो है समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, इसमें भूजल, सतही जल प्रबंधन, घरेलू औद्योगिक जल प्रबंधन, जल भंडार क्षमताओं में सुधार करना, आर्द्र भूमि की सुरक्षा के मुद्दों पर ये गौर करता है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें दी गई हैं 8 मिशन के बारे में, इसको आपको देख लेना है क्योंकि इसमें हम पढ़ाने नहीं जाएंगे, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। हम लोग PYQ सॉल्व कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से आप देखेंगे सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसको देखते हैं। वैज्ञानिक निम्नलिखित में किस
या किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर फैलाव के साक्ष्य के रूप में देखते हैं? ऑप्शन 1, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना। ऑप्शन 2, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन, यह डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। ऑप्शन 3, अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति। ऑप्शन 4, अंतरिक्ष में सुपरनोवा का विस्फोट होना। तो आपको सही बताना है कि वैज्ञानिक जो जो भी परिघटना यानी जो भी आप देखेंगे गतिविधि देख रहे हैं, उसमें ब्रह्मांड का निरंतर जो एक्सपैंड हो रहा है, उसके साक्ष्य के रूप में इन चारों में से क्या देखते हैं? तो सबसे पहले आप देखेंगे अंतरिक्ष में क्षुद्रों की जो मेटेरॉइड्स उनकी गति की बात करें तो इसके बारे में ये नहीं बताता कि ये सच नहीं देता कि अंतरिक्ष जो क्या कर रहे हैं एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 एलिमिनेट कर दीजिए। सुपरनोवा का विस्फोट क्या होता है? सुपरनोवा का विस्फोट कुछ नहीं, तारों का जो है विस्फोट हो जाए, जब तारे मर जाते हैं उसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। ठीक है, तो एक टाइम आ जाता है जब ये सुपरनोवा विस्फोट होता है। इसका संबंध जो है आप देखेंगे अंतरिक्ष के ब्रह्मांड के एक्सपैंड से नहीं, यानी यूनिवर्स के इवोल्यूशन से संबंधित नहीं है। तो 3 और 4 गलत हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, ये सही है, ये यूनिवर्सल एक्सपैंड से संबंधित है। अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट की परिघटना, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 सही है। बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो ये आप देखेंगे यह बताता है कि ब्रह्मांड में बहुत उच्च घनत्व और उच्च तापमान वाली स्थिति को कैसे विस्तारित हुआ। इसमें आप देखेंगे प्रकाश तत्वों की प्रचुरता, ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठिंग यानी सीएमबी बड़े पैमाने पर संरचना सहित घटनाओं के विस्तृत श्रृंखला के लिए व्यापक विवरण प्रदान करता है। ठीक है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बारे में बात करें, पहली बार 1964 में पता चला। इसके लिए 1978 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इसके अलावा बात करें सीएमबी की, तो ये क्या होता है? एक सूक्ष्म तरंगे हो तरह का प्रकाश होता है जो विद्युत तरंगे होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सीएमबी। अब मैंने बताया रेड शिफ्ट क्या है? रेड शिफ्ट को डॉपलर प्रभाव भी कहते हैं। ये किसी पर्यवेक्षक से दूर जा रही वस्तु को द्वारा भेजे गए प्रकाश को लाल होना। ठीक है, दूर आकाश गंगाओं की बात करें, उसमें प्रकाश में देखा जा सकने वाला लाल बदलाव बताता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इस प्रकार बिग बैंग सिद्धांत का ये समर्थन करता है। इसमें एक और होता है ब्लू जो है इफेक्ट। ठीक है, ब्लू शिफ्ट होता है। इसका संबंध आप देखेंगे क्या होता है? जिस प्रकाश में यह रंग स्पेक्ट्रम के लाल सिरे से नीले सिरे तक स्थानांतरित होता है, इसका संबंध जो है आप देखेंगे बिग बैंग थ्योरी से नहीं है, बल्कि रेड शिफ्ट का संबंध जो है बिग बैंग थ्योरी से है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो आप देखेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, उसमें दिया है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, उसका चैप्टर आप देखेंगे 2 है, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। तो यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया पीडीएफ आपको हम कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, व्हाट्सअप पेज पर आपको ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट के लिए। पसंद आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।